हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे हिंदी व्याकरण परिवार में स्वागत है। और फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आप नियमितता बनाए रखना अपनी पढ़ाई में, पढ़ते रहना। जितना आप नियमित रहोगे उतने आपके अच्छे से टॉपिक क्लियर होते जाएंगे, सारे अच्छे से कवर हो जाएंगे टॉपिक। ठीक है। और व्याकरण में तो आपको कहीं कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछा करें मेरे से। आज हम नया टॉपिक करेंगे। लास्ट हमने विकारी अविकारी शब्द कंप्लीट कर लिए हैं और आज से हम हमारा बहुत अच्छा टॉपिक समास पढ़ेंगे। ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों, ये कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, 10th 12th बोर्ड एग्जाम होते हैं हमारे, वैसे भी छोटी कक्षाओं में भी, छठी से लेकर 12वीं तक जितनी भी कक्षाएं हैं सब में है ना, ये समास जरूर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से 2 क्वेश्चन तो हर पेपर में जरूर आते हैं। ठीक है। और अब ये समास क्या होता है, इसको हिंदी में हम क्यों लिखते हैं, किस लिए इसका यूज किया जाता है, ऐसा क्यों है कि हमें समास पढ़ना पड़ रहा है हिंदी में। मतलब ये व्याकरण में कहते हैं ना, एक जानदार चीज है। व्याकरण में अगर हमने समास पढ़े हैं, संधि पढ़ी है, उपसर्ग प्रत्यय पढ़े हैं, तो समझ लो हमारी व्याकरण आधी से ज्यादा हमें आने लग गई। अभी देखो ये क्या है दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा नया टॉपिक है समास। पहले तो सबसे पहले देखेंगे बना किससे है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम मतलब पास, आस मतलब बैठाना। 2 शब्दों को पास पास बैठाने को क्या बोलते हैं, समास। ठीक है। अब ये पास पास कैसे बैठाएंगे, इसको पूरी जानकारी हम इसमें आगे लिखिए, इसको पढ़ेंगे। और इसका अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ है संक्षेप, संक्षिप्त या छोटा। तो मित्रों, जैसे हम है ना हिंदी में मुहावरे, लोकोक्तियां ये पढ़ते हैं ना, उससे क्या हमारी भाषा अलंकारिक, चमत्कारिक वो बनती है। ठीक है, बहुत सुंदर बनती है। वैसे जो समास है ना, इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं कि भाषा जो हम लिखते हैं हिंदी भाषा, उसमें बहुत बड़ी बड़ी लाइन ना लिख के उसको संक्षिप्त में लिखें। आजकल तो क्या है, जितना संक्षिप्त में और सारगर्भित लिखते हैं ना, और चीज मतलब हमें उतनी जल्दी और अच्छे से समझ आती है, और सामने वाला भी उस चीज को समझने में बहुत आसानी रहती है उसको। अब देखो, जितना ये समास का क्या होता है, संक्षेप, संक्षिप्त या छोटा रूप, जो हम भाषा का छोटा रूप लिखें। अब देखो इसमें ना एक शब्द आएगा बार बार, पद। बार बार हम बोलेंगे पद, तो आपको पता होना चाहिए पद क्या होता है। देखो, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द जो होते हैं पद कहलाते हैं। ठीक है। वाक्य में जितने भी पद, प्रत्येक जो शब्द होते हैं ना सार्थक शब्द, उनको क्या बोलते हैं, पद। अब जैसे जो भी शब्द है जिनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है और वो वाक्य में आ रहा है वो शब्द, उसको हम क्या बोलेंगे, पद। ठीक है, यहां समझ आ गया पद किसे बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे समास की परिभाषा क्या होती है। देखो, जब 2 या 2 से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर, लोप मतलब हटाकर छोटा रूप बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। अब जैसे बहुत बड़ी लाइन है, उसके बीच में छोटे छोटे जो आते हैं, विभक्ति आती है, ठीक है, या पद आते हैं, उनको वो हटाकर और एक छोटा रूप बना देते हैं उसी का, उसे क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। अब कैसे, जैसे देखो उदाहरण देखो, पूजा के लिए घर। ठीक है। अब ये क्या है, ये बहुत बड़ा सा लग रहा है हमें, है ना, पूजा के लिए घर। अगर हम इसमें से के लिए को हटा दें और एक समासिक पद बना दे तो क्या बनेगा, पूजा घर। जो अर्थ इसका निकल रहा है वही अर्थ इसका निकल रहा है। तो इसकी जगह अगर हम ये लिखते हैं तो थोड़ा छोटा रूप भी बन जाता है और सुंदर भी लगता है लिखा हुआ, और जल्दी समझ भी आ जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, समासिक शब्द। तो यहां तक समझ आया आपको। इसका अर्थ हमने पढ़ा, पद किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है और उदाहरण। ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है, हम पढ़ते हैं ना समास विग्रह। विग्रह, अब विग्रह क्या होता है, विग्रह का मतलब होता है अलग करना। जैसे ये तो समासिक शब्द है और इसका विग्रह किया तो ये बन गया। देखो कैसे, जब समासिक शब्द को उनके विभिन्न पदों या विभक्ति सहित, वहां तो हमने विभक्ति को हटाकर समासिक शब्द बनाया था, अब विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समासिक विग्रह कहते हैं। जैसे आपको ये समासिक शब्द दे दिए जिसके अंदर कोई विभक्ति नहीं होती ना, वो समासिक शब्द होते हैं। रसोई घर किससे बनेगा, रसोई के लिए घर। ठीक है, ये विग्रह हो गया, ये समासिक शब्द हो गए, ये इधर वाले विग्रह। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय मतलब घर। पूजा, घर, पूजा के लिए घर। ठीक है मित्रों, ये समझ आया आपको। अब ये आप समझ जाइए ना अच्छे से, अर्थ समझे, पद किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होती है, विग्रह क्या होता है, विग्रह कैसे किया जाता है। अब देखो हमसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। प्रश्न 2 तरीके से आते हैं इसमें हमेशा समास में, या तो आपसे वो विग्रह करवाएगा या फिर समासिक शब्द बनवाएगा। ये देगा तो ये बनाना पड़ेगा, अगर ये देते हैं हमें तो ये बनाना पड़ेगा। कैसे, या तो देखो नंबर 1 क्वेश्चन तो क्या बनेगा, समासिक शब्द बनाइए, और नंबर 2 क्या बनेगा, समासिक शब्द का विग्रह। देखो समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। सीधा सा भी प्रश्न आ जाता है, समास के प्रकार बताइए कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। अब पदों की प्रधानता के आधार पर समास वही 6 होते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर। ठीक है, कैसे, पहला समास
प्रथम पद प्रधान कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष समास, इसमें भी द्वितीय होता है कर्मधारय और द्विगु में। दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व में। अन्य या तीसरा पद प्रधान होता है बहुव्रीहि में। अब ये हम कैसे याद रखें? प्रथम किसमें होता है, द्वितीय किसमें होता है, दोनों किसमें होते हैं? देखो प्रथम अ जो है प्रथम वर्ण होता है हमारे हिंदी वर्णमाला में, तो प्रथम पद प्रधान हो गया। ठीक है, अ से याद रखना। द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष में द्वितीय होता है कर्मधारय में और द्विगु में। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे हम? दी क त। द्वितीय में क्या क्या होती है? दिक्कत होती है। देखो दी से द्विगु बन गया, क से कर्मधारय बन गया और त से तत्पुरुष बन गया। याद रखना दिक्कत, दी क त। सिर्फ हम हमारी ट्रिक बना रहे हैं ये, और इसका कोई अर्थ नहीं है। वैसे ट्रिक बनाने के लिए, हम इसको याद करने के लिए ट्रिक बना रहे हैं। दी से द्विगु हो गया, क से कर्मधारय हो गया, त से द्वितीय पद प्रधान वाला तत्पुरुष हो गया, और अ प्रथम वर्ण है हमारा हिंदी का, तो अव्ययी भाव हो गया। दोनों किस में होंगे? दोनों द्वंद्व में होंगे। देखो द दो बार आ रहे हैं ना, द, तो दोनों पद प्रधान किस में होंगे? द्वंद्व में। बहु तो तीसरे घर से आती है, कोई अन्य घर से आते हैं, तो बहुव्रीहि समास। सिर्फ याद करने के तरीके से। ठीक है, मतलब हम इसको जैसे याद करेंगे ना, वैसे हमें याद रहने लग जाएगा। अब देखो आपसे कोई पूछे प्रथम पद प्रधान किस में है? अव्ययी भाव में। आप से कोई पूछे द्वितीय, तो दिक्कत, द्वितीय की दिक्कत। दी से द्विगु, क से कर्मधारय, त से तत्पुरुष। दोनों दो द्वंद्व आ रहे हैं, द आ रहे हैं। तीसरा बहु। अब इसके हम सारों को एक साथ कैसे याद रखें? 6 के 6 कैसे याद होंगे हमें? देखो अ ब त क दी दी, अब तक दीदी। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? सारे 6 के 6 नाम। अब तक दीदी। अ से अव्ययी भाव। अ में अव्ययी भाव में कौन सा था? अ प्रथम है तो प्रथम पद प्रधान था। बहुव्रीहि, बहु तो तीसरे घर से आती है, तो बहुव्रीहि। ब त से तत्पुरुष। तत्पुरुष में कौन सा था? तत्पुरुष में था द्वितीय पद, कर्मधारय में भी द्वितीय पद, द्विगु में भी द्वितीय पद, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान। तो ठीक है मित्रों, ये हमने आज बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसका, समास का। बिल्कुल 0 लेवल से शुरू किया। आप इसको इतना समझना, और हम इसके प्रकार है ना, इनको और आगे अच्छे से डिटेल में वर्णन करेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है मित्रों, बाय बाय। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।